हेलो फ्रेंड्स, यूनी एग्जाम्स आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस करंट अफेयर सेगमेंट में डेली करंट अफेयर डिस्कशन सीरीज को आगे ले जाते हुए कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे और उन पे बेस्ड नए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। फाइन। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो अगर बात करें उसकी तो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा ये टॉपिक है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट या स्कीम। गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसे कब लाया गया था अगर इसकी बात करें तो 2014-15 में फाइनेंशियल ईयर में इसको लाया गया था। और अगर रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहा अगर इसकी बात करें तो केरला का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो अपने डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोजेक्ट जो सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि एक तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिले इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो उसमें उन्होंने बेपोर उरू को भी मेंशन किया हुआ है अपने डीपीआर में या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। फाइन। और अगर बेपोर उरू की बात करें, ये भी आपको एग्जाम में मान लीजिए पूछा जा सकता है। ये एक तरीके से क्या है, धाउस बोलते हैं इसको, वुडन धाउस। फाइन। या एक तरीके से बोट की तरह है, काम करता है ये, जो पूरा क्या है लकड़ी से वुडन मेड है और हैंडीक्राफ्टेड मतलब हाथ से बनाया गया है कारपेंटर्स द्वारा। इस वजह से ये केरला के हिस्ट्री का, केरला के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। फाइन। इसी वजह से इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। ओके। तो आइए देखते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम की अगर बात करें तो इसे लाया, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर के द्वारा लाया गया था इसे। फाइन। और इस प्रोग्राम के तहत जो है थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स तैयार किए जाएंगे। फाइन। उनको डेवलप किया जाएगा जिससे कि टूरिज्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके इंडिया में, जिससे हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल पे या स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे हर तरह से क्या होगा, फ़ायदा होगा। और ये जो थीम बेस्ड सर्किट्स हैं वो पर्टिकुलर किसी न किसी थीम पे बेस्ड इसको बनाया जाएगा। जैसे रिलीजियस थीम हो सकता है, रिलीजियस थीम की एग्जांपल की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट सर्किट हो गया या बुद्धिज्म सर्किट हो गया, ओके, और रामायण सर्किट हो गया। तो ये सारे क्या हैं, थीम बेस्ड सर्किट्स हैं इस प्रोग्राम के तहत। फाइन। और ये जो सर्किट्स हैं ये एक स्टेट में भी हो सकते हैं, एक यूनियन टेरिटरी में या किसी लोकल रीजन में या शहर में हो सकते हैं, या ये एक से ज्यादा स्टेट में भी को मिला के ये सर्किट बनाया जा सकता है। फाइन। ये उसके इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर जो है इंडिया का, जिसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो एक तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इसको सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। किसको? जो स्टेट्स गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये स्कीम जो है स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट अदर जो प्रोग्राम्स हैं या इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, उसके साथ साथ ये पैरेलली काम करेगी या उनके फीचर्स भी एक तरीके से इंटीग्रेट करके चलेगी। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, मतलब यहाँ पे अगर इसको देखें तो स्वच्छता जो क्लीनलीनेस है उसको भी इसके तहत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि तभी हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर मेड इन इंडिया हो गया। फाइन। तो इन सब स्कीम्स को भी यहाँ पे सिनर्जाइज किया जाएगा। ओके। तो एक तरीके से ये करेगा क्या, इससे होगा क्या कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको एक तरीके से ग्रोथ का इंजन बना सकते हैं, पहिया बना सकते हैं इंडिया में, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और उससे जुड़ी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोकल लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, वहाँ पे इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फाइन। तो रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रीवैम्प किया है एक तरीके से और स्वदेश दर्शन 2.0 रिलीज किया है इस नाम से। फाइन। मतलब एक तरीके से ये दूसरा फेज है इस पर्टिकुलर स्कीम का। तो 2.0 के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारा बेसिक जो एम है या ऑब्जेक्टिव वो तो सेम है, बट इसमें अब और ऐड कर दिया वोकल फॉर लोकल। मतलब जो भी चीज़ें हैं
इनसे जुड़ी जो भी डेवलपमेंट्स है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कही जा रही है कि लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करें और उसके जिससे कि हम आत्मनिर्भर भारत बन सके, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया बन सके। फाइन, तो इस वजह से इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वच्छ दर्शन स्कीम। पहला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर टू प्रमोट डेवलप एंड हार्नेस पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। इसकी बात करें तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि स्पॉन्सर्ड स्कीम। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है, थीम बेस्ड सर्किट्स तैयार किए जाएंगे। ओके, तो यहां से हमारा जो आंसर निकल के आता है बी, दैट इज ओनली 2। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जुड़ा है एशियन वाटर बर्ड सेंसस से, जो कि अभी करंट में अभी इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी गोदावरी एस्चुरी वाला जो रीजन है ईस्टर्न घाट्स की तरफ, वहां पे ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें इंडिया की तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फाइन, तो ये 2023 का एडिशन है जो अभी चल रहा है और यहाँ पे गोदावरी एस्चुरी में सेंसस के दौरान ये पता चला कि जो ये रीजन है वो जो इंडियन स्किमर्स जिसको हम बोलते हैं, जिनको साइंटिफिक नाम जिनका है रेंचोप्स एल्बिकोलिस, ये यहाँ पे एक तरीके से इनका प्राइम हैबिटेट बन गया है इन बर्ड्स का, इन वाटर बर्ड्स का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ये देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो ये क्या है, एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। जो रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज है उसमें, उसके तहत ये क्या है, एंडेंजर्ड में आते हैं, संकटापन्न है ये। ओके, तो एक तरीके से इनके कंजर्वेशन को कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर पाएंगे, ये जो इंडियन स्किमर्स हैं या वाटर बर्ड्स हैं। तो आइए देखते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो कि वाटर बर्ड्स क्या होते हैं। वाटर बर्ड्स वैसे बर्ड्स होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, किस पे, वेटलैंड्स पे, जो वेटलैंड एरियाज है उस पे क्या हुआ, डिपेंडेंट होते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ग्रे हेरॉन्स हो गए, मलार्ड हो गए, ये सारे क्या है, वाटर बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। और गोदावरी एस्चुरी जिसकी बात की हमने आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैप में कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके सदर्न पार्ट में जो है इंडियन स्कीमर्स की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। फाइन, तो यहाँ पे जो ये वाटर बर्ड्स हैं ये माइग्रेट करके आते हैं अपने भोजन को तलाशते हुए, फॉर फीडिंग पर्पस वो इन एरियाज में आते हैं। ओके, तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस की बात करें तो ये हर साल जो है एनुअली कंडक्ट कराया जाता है इसको, और ये एक तरीके का सिटीजन साइंस प्रोग्राम है या इवेंट है। फाइन, और ये अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का एक क्या है, हिस्सा है या एक पार्ट है। और ये जो इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस है इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है या कंडक्ट करवाता है, ये है वेटलैंड इंटरनेशनल, जो कि एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये किस लिए काम करता है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन या मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड एरियाज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो उनसे जुड़े जो उन एरियाज में वाटर बर्ड्स रहते हैं उनको भी साथ साथ प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है। तो ये सारे इनके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आइए सवाल देखते हैं इन पे। विद रेफरेंस टू एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं। पहला है एशियन वाटर बर्ड सेंसस टेक्स प्लेस बीनियली, मतलब हर 2 साल होता है ये, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा है इट हैज नो रिलेशनशिप विद ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, रिलेशनशिप है, क्योंकि ये उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, किसका, इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का। वहीं तीसरा स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इंडियन स्किमर्स जो हैं दे आर यूजुअली साइटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं हमें। ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाता है वो क्या है, डी,
दैट इज ओनली 3 इज करेक्ट। फाइन, तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा डिफेंस से रिलेटेड है, एक स्कीम से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसको स्प्रिंट स्कीम कहा जा रहा है। फाइन, इसके तहत ये आमतौर पे ये किसके, नेवी से जुड़ा ये स्कीम है हमारा, डेडिकेटेड टू नेवल फोर्स। ओके, तो इस स्कीम के तहत ये एम रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसके तहत 75 न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा। 75 ही क्यों? बिकॉज इस टाइम पे हम क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के एक तरीके से ओकेजन पे। इसी वजह से 75 नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, ये इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, आइए देखते हैं। तो इस स्कीम के तहत ज्यादातर क्या है, ज्यादातर क्या, इनफैक्ट जो इंडियन कंपनीज है उनको ये टेंडर दिया जाएगा। और इस केस में इसको किसको दिया जा रहा है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया जा रहा है। किसके लिए? ऑटोनोमस स्वार्म बोट्स डेवलप करने के लिए। फाइन, तो इसका मेन जो इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, नेवल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है इंडिया में, जिसमें कि इंडियन जो कंपनीज है वो पार्टिसिपेट करे, वो आगे आए और अपना रोल प्ले कर पाए, एक तरीके से पार्टनर के रूप में उभर के आए। ओके, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और जो स्प्रिंट का जो मतलब है, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D, एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, R&D में हेल्प करेगी, इन कंपनीज को सपोर्ट करेगी। और इसके तहत गवर्नमेंट के साइड से जो कोलैबोरेट कर रही हैं जो इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में अगर बात करें तो कौन है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिसको हम आईडेक्स के नाम से जानते हैं। उसके अलावा नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें हेल्प करेगा, कोलैबोरेट करेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ, जिससे कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को इंडिया में डेवलप किया जा सके। उसके साथ साथ एक और बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है, क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेशन सेल, जिसको TDAC के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कोलैबोरेशंस इसके अंदर निभाएंगे अपने। तो अगर हम नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव था, हमने पहले बात किया, किस लिए, इंडिजिनाइजेशन इन टेक्नोलॉजीज, नेवल टेक्नोलॉजीज। फाइन, और जो पहले हम स्कीम जिसकी बात की हमने, जो हमारा स्प्रिंट स्कीम है, ये इसको 2022 में लाया गया था। 2022 में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था जिसका नाम था स्वावलंबन। इसका क्या मतलब है, सेल्फ सफिशिएंट होना एक तरीके से। उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो आइए सवाल देखते हैं। द स्प्रिंट स्कीम ऑफ्टन हर्ड इन द न्यूज कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, किस एरिया से ये स्कीम हमारा जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन हमारा है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स फॉर कोस्ट गार्ड, ये बिल्कुल नहीं है हमारा। दूसरा है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस नेवल डिफेंस टेक्नोलॉजीज बाय डोमेस्टिक कंपनीज, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पे। ओके, तीसरा पढ़ लेते हैं एक बार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। चौथा है हमारा डिफेंस डील विद रशिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग AK-47 203 राइफल्स, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां हमारा आंसर हो जाता है बी। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अब UPSC भी प्रीलिम्स में अवार्ड से रिलेटेड भी जुड़े क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं या पूछा जा रहा है। तो ये गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 से जुड़ा ये है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। फाइन, तो रिसेंटली जो RRR मूवी थी और इससे जुड़ा इसी मूवी का एक सॉन्ग उसको नॉमिनेट किया गया था इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए, बट मूवी को तो अवार्ड नहीं मिला, बट ये जो सॉन्ग है जिसका नाम है नाटू नाटू, जो कि एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, वायरल सॉन्ग है, उसको ये अवार्ड मिला। और ये एक तरीके से एशिया का पहला सॉन्ग बन जाता है इस अवार्ड को जीतने वाला। तो इस वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से ये भारत का भी
पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। फाइन, तो आइए इस अवार्ड के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। तो जिसको मिला है ये अवार्ड, जो म्यूजिक कंपोजर है, उनका क्या नाम है? MM कीरावानी। किस कैटेगरी में इनको दिया गया है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है, और RRR मूवी के लिए दिया गया है, जिसके बारे में हमने बात किया, और जिसके डायरेक्टर थे SS राजामौली। इन्होंने बाहुबली भी इन्हीं के द्वारा क्या है डायरेक्ट की गई थी मूवी, जो कि वो भी एक क्या थी? ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, वर्ल्ड सक्सेस फिल्म थी। फाइन, तो ये 80th एडिशन था इस पर्टिकुलर अवार्ड का। ओके, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फाइन, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर बात करें किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट क्या है? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1944 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। फाइन, किस फील्ड में दिया जाता है अगर इसकी बात करें, तो ये इट इज गिवन फॉर एक्सेलेंस, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन। मतलब ये दोनों कैटेगरी के लिए दिया जाता है, फिल्म के लिए भी और साथ साथ टेलीविजन के लिए भी दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा सकता है। और इंडिया भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, और ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। ओके, तो अगर इंडिया की अगर बात करें, तो अब तक इंडिया से 4 मूवीज को इससे पहले RR से पहले 4 मूवीज को नॉमिनेट किया जा चुका है इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। बट ये क्या है? अवार्ड इन्हें मिला नहीं। फाइन, अवार्ड तो नहीं जीत पाए, पर ये जरूर है, इतना जरूर है कि ये चारों मूवीज नॉमिनेट की गई थी, जिसमें 2 आंखें 12 हाथ, ये 1959 के अराउंड ये मूवी आई थी। अपूर संस्कार, ये इसकी अगर बात करें तो 1961 के अराउंड ये मूवी जो है आई थी। और सलाम बॉम्बे 1989 में इसको नॉमिनेट किया गया था। और जो लास्ट हमारा है कि मॉनसून वेडिंग 2002 में जो आई थी, इन चारों मूवीज को नॉमिनेट किया गया था, बट दे वर नॉट द विनर्स। तो इस अवार्ड के तहत एक ऑनररी अवार्ड भी दिया जाता है, जिसका नाम है सेसिल डे मिल अवार्ड। ओके, सेसिल डे मिल अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर एंटरटेनमेंट में के लिए इनको दिया जाता। और पहली बार ये 9th गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कंडक्ट हुआ था 1952 में, तब ये दिया गया था, और जिनको मिला था उनका नाम सेसिल डे मिल था। इसी वजह से इस अवार्ड का नाम भी इनके ऑनर में सेम रख दिया गया है। ओके, तो ये बात है। और वहीं हम एकेडमी अवार्ड्स की बात करें, जिसको कि फेमसली हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, वो भी हर साल दिया जाता है। और वो किसके द्वारा दिया जाता है उसकी बात करें, तो वो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये किस कैटेगरी में दिया जाता है इसकी बात करें, तो आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट इन फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है, ना कि टेलीविजन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने वाली बात है। आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू गोल्डन ग्लोब अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स लिखा, जबकि ये नहीं देता, ये हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। दूसरा है, इट रिकॉग्नाइजेस एक्सेलेंस इन बोथ अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तीसरा क्या है कि इंडियन सॉन्ग नाटू नाटू हैज बिकम फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू गेट दिस अवार्ड। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसी वजह से भी हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। फाइन, तो यहां से हमारा आंसर 2 और 3 दैट इज डी निकल के आ जाता है। ओके, तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से जुड़ा टॉपिक है। एक नए मेथड डेवलप किया गया साइंटिस्ट द्वारा फॉर निकल अलॉय कोटिंग से रिलेटेड। ओके, जो कि काफी ज्यादा क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट, जंग इसमें नहीं लगेगा,
इस पर्टिकुलर अगर अलॉय की कोटिंग अगर करें तो ये किसको रिप्लेस करेगा, जो क्रोमियम कोटिंग यूज की जाती है इंडस्ट्रीज में उसको ये रिप्लेस करेगा। और उसके फायदे भी हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे आखिर क्यों इसको रिप्लेस किया जा रहा है। फाइन, तो ये एक तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, निकल टंगस्टन कोटिंग है। एक ये किसके द्वारा ये साइंटिफिक जो नया मेथड है डेवलप किया है उसकी बात करें, सेंटर फॉर इंजीनियर्ड कोटिंग्स एट इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। काफी लंबा चौड़ा नाम है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक ऑटोनमस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, किसके तहत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो इस तरीके से ये लैब स्केल प्रोसेस, लैब में ये मेथड या नया मेथड डेवलप किया गया है जिसके द्वारा जो नैनो स्ट्रक्चर्ड निकल अलॉय कोटिंग है वो की जा सकती है वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे या अदर जो मेटल्स हैं उनके ऊपर, ताकि उनको कोरोजन से, जंग से उनको बचाया जा सके। फाइन, और ज़्यादातर इसका यूज़ प्लास्टिक वेयर इंडस्ट्री में होती है। जो इन इंडस्ट्रीज में जो कास्ट या डाई यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है लार्ज लेवल पे। इसके अलावा जो अदर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो नया मेथड है इसको निकल टंगस्टन अलॉय कोटिंग कहा जा रहा है, जो कि एक तरीके से हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स में यूज़ किया जा सकता है। इन इंजीनियर्ड एप्लीकेशंस मतलब स्पेसिफिक, जो पहले मान लीजिए अगर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको बदल के क्या किया जाएगा, ये इंजीनियर्ड जो मेथड है उसको अप्लाई किया जाएगा। इंपॉर्टेंस, जो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एक तरीके से ये क्या है, या तो समय कम लेगा या तो इफेक्टिव तरीके से ये कर पाएगा। इस वजह से इंजीनियर्ड एप्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और इसका एक और फायदा है कि एनवायरमेंटली क्या है, सेफ है। फाइन, ये एनवायरमेंट को हमारे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो क्रोमियम कोटिंग्स यूज होते हैं अभी करंट सिचुएशन में वो एनवायरमेंट क्या है, फ्रेंडली नहीं होते। कैसे, आइए उसको आगे देखेंगे। जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा कोटिंग का, उसमें हम डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, बट जो नया मेथड है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जा रहा है, खासकर से पल्स्ड इलेक्ट्रिक करंट का यूज यहाँ पे हो रहा है। डायरेक्ट करंट मतलब एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट करंट यहाँ पे होगा। अब पल्स्ड करंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, मतलब फाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। और इस वजह से पल्स्ड इलेक्ट्रिक करंट यूज करने की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो एक तरीके से पोरोसिटी फ्री होगा, मतलब उसमें पोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, यूनिफॉर्म कोटिंग की कर सकते हैं, साथ ही साथ क्रैक फ्री भी होगा। ओके, तो ये एक तरीके से जो नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग्स हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा, क्रोमियम कोटिंग के से रिप्लेस किया जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, पल्स्ड इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पल्स्ड इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि करंट को हम कुछ टाइम के लिए फ्लो कराते हैं, उसके बाद उसको एक तरीके से बंद कर देते हैं, कुछ मतलब सेकंड्स के लिए फ्लो होता है, फिर चलाते हैं, फिर बंद करते हैं। जैसे आप ये जो गैप देख रहे हैं, एक तरीके से इस पर्टिकुलर गैप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फाइन, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ क्या है, पल्स्ड इलेक्ट्रिक करंट है। और यहाँ पे आप ये ओवरऑल जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। इस एरिया में हमारा निकल और टंगस्टन का जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, ये हमारा एनोड है, जो कि नॉन कंज्यूमेबल एनोड इसको बोलते हैं। और इधर कैथोड है हमारा। ये क्या है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसपे हमको कोटिंग करानी होती है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है हमारा निकल अलॉय की कोटिंग है, जो इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा की गई है। फाइन, और यहाँ से हमारा जो पल्स्ड जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, पास किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो नया प्रोसेस है ये डेवलप किया गया है इसको। फाइन, तो जो क्रोम कोटिंग्स की अगर बात करें तो ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में खासकर से जो बॉटल बनाने के जो काम में है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या है, काफ़ी इस पर्टिकुलर कोटिंग के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है। फाइन,
क्यों कैसे टॉक्सिक होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लेड का यूज किया जाता है, और लेड जो है यूज करते टाइम क्या होता है, हमारे स्किन उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और इससे कहीं ना कहीं जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर सकता है ये हमारे। इसके अलावा साइनाइड का भी यूज होता है जो कि एक काफी अपने आप में काफी टॉक्सिक एलिमेंट है। फाइन, तो एक तरीके से क्या है, साइनाइड के अलावा कैडमियम का भी यूज किया जाता है जो कि कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है। कैंसर उससे हो सकता है, खतरे हो सकते हैं, हमारे लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इनहेलेशन के कारण, जो एक तरीके से अंदर जाता है ब्रीदिंग के टाइम में। ओके, तो इस वजह से इसको हमको रिप्लेस करना है क्रोमियम कोटिंग को, ताकि जो इससे जुड़े जो बीमारियां हैं या डिजीजेस हैं इसको हम हटा सकें और सेफ तरीका अपना सकें, जो कि अब तक अगर बात करें तो ये काफी एक तरीके से चैलेंज बना हुआ था साइंटिस्ट के लिए, बट अब एक नया प्रोसेस डेवलप किया जा चुका है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो सवाल देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलॉय कोटिंग से जुड़ा। पहला है द प्रोसेस ऑफ पल्स्ड करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम यूज करते हैं, किस में यूज कर सकते हैं इसको, कैन बी यूज्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ निकल अलॉय कोटिंग। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कह रहा है कि द क्रोम कोटिंग्स आर एनवायरमेंटली हैजार्डस एंड कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं इन नेचर। ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें इससे इसको रिप्लेस करना है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। फाइन, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा, चूंकि करेक्ट पूछा जा रहा है, तो आंसर विल बी सी, दैट इज 1 and 2 बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ आएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमसे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं वहाँ। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम जो कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, सिर्फ 90 डेज का ये क्रैश कोर्स है, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, जो काफ़ी सारे लोगों के लिए हर्डल बना हुआ है, उसको आप पार कर पाएँ। तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो डिसीजन है, एक इन्फॉर्म डिसीजन मैं कहूँगा, वो ले सकते हैं। फाइन, तब तक के लिए थैंक यू।